हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 जो कि चैप्टर 8 है। और इसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में। क्लास 11th बायोलॉजी सेल चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस होती है। और बायो को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो बायोस और सेकंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। मतलब लाइफ की स्टडी, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया, कौन कौन सी? एक जूलॉजी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बॉटनी। तो जून का मतलब क्या होता है? जून का मतलब होता है एनिमल। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, इसी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। अगर हम बात करें बॉटन की, तो बॉटन का मतलब क्या होता है? प्लांट। और प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी कहते हैं। अब जूलॉजी के फादर कौन थे? मतलब फादर ऑफ जूलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। अगर हम बात करें बॉटनी के फादर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थियोफ्रास्टस बोलते हैं। और इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, एरिस्टोटल को, या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जबकि हम फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो ये कौन थे? आपके वहन थे, है ना। इसके बाद कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, तो सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अराउंड लिविंग फिनोमेना। इसमें फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस इंक्लूड होती है। और अभी हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे आगे जाके कि सेल थ्योरी क्या थी। इन स्टडी इन अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोचेस यूज अ सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। और फिजिको केमिकल अप्रोच की बात करें तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के नाम से। ओके। और इसमें हम क्या करते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज दैट हमको सेल के स्ट्रक्चर को क्या करना है? सी करना है। तो जब हम सेल के स्ट्रक्चर को सी करेंगे तो सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। ओके। और दूसरी बात, हमको सेल को स्टैनिंग करना पड़ेगा। और स्टैनिंग क्या है? केमिकल। तो केमिकल क्या है? केमिस्ट्री। और माइक्रोस्कोप क्या है? दैट इज फिजिक्स। मतलब ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ओके। इसके बाद आते हैं जीएन रामाचंद्रन। ओके, जीएन रामाचंद्रन। अब जीएन रामाचंद्रन कौन थे? इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, क्योंकि इन्होंने फील्ड ऑफ प्रोटीन, किस फील्ड में? फील्ड ऑफ प्रोटीन में बहुत अच्छा योगदान दिया। ओके। कहते हैं कि ये फाउंडर थे, कहाँ के फाउंडर थे? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन डिस्कवर किया था, है ना। और उस टाइम इन्होंने नेचर नामक की पत्रिका में 1954 में पब्लिश्ड भी किया था। ओके। लेकिन इनके पहले की कहानी जान लेते भाई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 में हुआ था, जबकि इनकी डेथ 7 अप्रैल 2001 को हुई थी। मतलब 78 एज में ये पास अवे हो गए थे। ओके। तो इनके पिताजी कौन थे भाई? जीएन रामाचंद्रन के इनके पिताजी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट अ लोकल कॉलेज, वहाँ के लोकल कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। जब ये पिताजी मैथमेटिक्स थे तो इनका भी इंटरेस्ट किस में गया? मैथ में गया। लिखा ना, हिज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी ग्रेजुएट कब? इन 1942 में टॉप रैंकिंग के साथ बीएससी ऑनर फिजिक्स कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से किया। और इनको पीएचडी की डिग्री भी मिली फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949 में।
ओके, जब ये पीएचडी कर रहे थे तो उस समय इनकी मुलाकात लाइनस पाउलिंग से हुई। किससे हुई? लाइनस पाउलिंग से हुई। और इनसे ये बहुत प्रभावित हुए, है ना, इनसे ये बहुत प्रभावित हुए क्योंकि लाइनस पाउलिंग ने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर मॉडल को पब्लिश किया था। ओके, और जो रामाचंद्रन थे ये स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन को सॉल्विंग करने में लग गए और बाद में इनने सॉल्व भी कर लिया। कब? यही तो है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन पब्लिश इन नेचर इन 1954। मतलब ये कि इनकी मुलाकात 1949 के बाद हुई थी और बाकी इन्होंने 1954 तक ये पब्लिश कर लिया था। तो ये कहानी थी जीएन रामाचंद्रन की। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये कि जीएन रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। उसका इनकी डिस्कवरी क्या थी? तो इनकी डिस्कवरी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, फिर इन्होंने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और लाइनस पाउलिंग का मॉडल अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर। तो यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, फिर हम बात करें सेल की तो ऑल सेल आर कंपोज्ड, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे सेल से बने होते हैं। अगर हम बात करें सेल एक्चुअल में क्या है तो सेल क्या होती है? सेल हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ओके, मतलब हमारे जीवन की सबसे छोटी एंड कार्यात्मक इकाई क्या है? आपकी सेल होती है। सेल कंपोज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेल को हमने कंपोज किया है 2 टाइप से, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल सेल को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और एम फॉर मल्टी, एम फॉर क्या होता है? मैनी या मोर देन वन, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलर में आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। और मल्टी सेलर में एनिमल, प्लांट सेल्स जैसे कि मैंगो एक्सेट्रा। ओके, अब 8.1 आता है व्हाट इज सेल। और यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अराइज होता है। इन तीनों पॉइंट से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, तो देखो इस सीरीज में मैंने क्या किया है? थ्योरी को पढ़ा है, एनालिसिस किया है और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया है ताकि आपको थ्योरी भी और साथ में PYQ या क्यू भी एक साथ मिल जाए। ओके, तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो और इस तरीके से मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। तो इसमें यूनिसेलर या इसको हम ए सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ईस्ट, ये कैपेबल होते हैं। किस में कैपेबल होते हैं? पहली बात तो ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि फंक्शन ऑफ लाइफ एसेंशियल परफॉर्मिंग, मतलब ये इनके जितने भी लाइफ को जीने के लिए जो भी जरूरी फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं सेल। लेकिन एक पॉइंट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। उन्होंने कहा है कि अगर सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है तो सेल स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकती है। इसलिए हम तो बोलते हैं कि सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अब बात करते हैं कि सेल को खोजा किसने था, इसकी डिस्कवर्ड किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये 1665 में इन्होंने सेल खोजा था और एक्चुअली में वॉटर कॉर्क थी किसकी? सेल वॉल की। ओके, इन्होंने टर्म दिया था सेलुलर टर्म दिया था और जो भी ये खोज करते गए तो ये अपनी बुक में लिखते जाते थे। तो इनकी बुक का नाम बताओ, तो वो क्या है? माइक्रोग्राफिया। फिर रॉबर्ट हुक को हम साइटोलॉजी के फादर कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। जबकि सीपी स्वानसन को अगर हम बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ओके, फिर यहाँ पे आता है कि जैसे ये रॉबर्ट हुक की बात करें भाई,
ये क्या है आपके रॉबर्ट हुक थे। तो उस समय कब 1665 में इन्होंने सेल्फ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया था। जब ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कहाँ पर बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इन्होंने पेड़ की वार्क को लिया, वार्क ऑफ ट्री को लिया और उसको इन्होंने स्वयं डेवलप्ड जो माइक्रोस्कोप था उस पर रखा। और जैसे ही उस पर रखा तो उनको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आए, और ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे थे, ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ओके, तो इन्होंने जो स्मॉल कंपार्टमेंट थे उनको इन्होंने क्या कहा, सेला या सेलुला कहा। क्या कहा, सेलुला। और बाद में इसी का नाम क्या पड़ा, सेल पड़ा, है ना। तो इस तरीके से सेल की खोज हुई थी। लेकिन ये एक्चुअल में क्या थी, डेड सेल थी। एक्चुअल में ये क्या थी, डेड सेल थी। तो फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि लिविंग सेल किसने दिया। तो लिविंग सेल के लिए आए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहॉक। तो ये इन्होंने लिविंग सेल को दिया था, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म। ओके, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था कब, 1831 में। इसके बाद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद बहुत सारे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इसके आने से हमने सेल की स्टडी को बहुत आसान बना लिया। मतलब ये कि पहले हम इनके अंदर स्ट्रक्चर को उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ये खोज होती गई तो हमने सेल के और अंदर वाले स्ट्रक्चर को भी आसानी से समझना स्टार्ट कर दिया। ओके, और ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी या माइक्रोबायोलॉजी भी हम कहते हैं। इसके बाद आता है अपना 8.2 सेल थ्योरी। क्या आता है, 8.2 सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में आपको दो मेन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट को ध्यान रखना है। एक तो आपने श्रीडेन और दूसरा आपका क्या, स्वान। ओके, अगर हम डैन की बात करें तो श्रीडेन क्या थे, ये बॉटनिस्ट थे। और अब बॉटनिस्ट थे, सीधी बात ये, मतलब इन्होंने किस पर स्टडी की होगी, प्लांट पर। अगर हम स्वान की बात करें तो स्वान जूलॉजिस्ट थे, और मीन्स ये कि इन्होंने किस पर स्टडी की होगी, एनिमल पर। ओके, तो इन्होंने श्रीडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर स्टडी किया था। और इन्होंने जाना कि जो प्लांट में जो सेल्स रहती हैं, तो प्लांट सेल मिलके टूगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, तो ये क्या बनाती हैं, प्लांट सेल मिलकर क्या बनाती हैं, प्लांट टिश्यू को बनाती हैं। फिर अगर हम स्वान की बात करें तो उसी समय, अच्छा इन्होंने कब किया था, 1838 में, जबकि ये कब आए थे, 1839 में। तो इन्होंने एनिमल सेल को डिस्क्राइब किया था और साथ में इन्होंने प्लांट सेल पर भी कुछ वर्क किए थे। ओके, इन्होंने क्या दिया कि एनिमल सेल के बाहर की तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, थिन आउटर लेयर होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पतली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवर्ड की, किसने, स्वान ने। और इसके बाद इन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी काम किया और उन्होंने बताया कि प्लांट टिश्यू में ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल वॉल नाम दिया। क्या दिया नाम, इन्होंने सेल वॉल दिया। ओके, तो इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बताया, जबकि डैन की बात करें तो ओनली प्लांट के बारे में बताया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि डैन ने किसकी, तो डैन देखो, डैन का मतलब होता है गुफा, और गुफा कहाँ पर होती है, फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट मतलब प्लांट रहेंगे ना, तो प्लांट की स्टडी करने वाले को हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो डैन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जबकि स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों पर स्टडी किया था। स्वान की बात करें तो इन्होंने दोनों पर स्टडी किया था, प्लांट पर भी, एनिमल पर भी। इन्होंने बताया कि सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का, जबकि सेल मेम्ब्रेन ये पतली आउटर साइड मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज सेल हाइपोथेसिस, इसी आधार पर इन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया एंड बताया कि द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी रहती है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज दैट ये हमारा क्या है,
ये हमारा होता है आपका लिवर होता है, और लिवर के साइड क्या होता है आपका स्टमक होता है ना, और स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है आपका पैनक्रियाज होता है, और पैनक्रियाज में अल्फा एंड बीटा सेल निकलती है। क्या निकलता है? बीटा सेल। तो बीटा सेल की बात करें तो ये पैनक्रियाज से निकलती है, और ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है ना। तो सेल क्या हो गई आपकी? बीटा, और इनसे निकलने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंसुलिन। तो यही हाइपोथेसिस किसने दिया था? स्वान ने। ओके, और इस प्रकार श्रीडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया। दोनों ने मिलकर किसको दिया? सेल थ्योरी को। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई थी भाई। क्यों? क्योंकि डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। ये यह नहीं बता पाई थी कि नई सेल कैसे आखिर बनती हैं, तो इस कारण ये फेल कर गई थी। इसके बाद आए थे हमारे रुडोल्फ विर्चो, ये 1855 में आए थे, और इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि सेल डिवाइड करती है और नई सेल बनती है, और जो सेल डिवाइड करती है तो डिवाइडिंग करने वाली सेल को हम बोलते हैं ओल्ड सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? ओल्ड सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दो नई सेल बनाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यू सेल। तो इन्होंने बता दिया था कि सेल कैसे डिवाइड करती है, और इसके आधार पर इन्होंने श्रीडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को एक फाइनल शेप भी दे दिया। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, तो ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, इंपोर्टेंट यहाँ पे एक है कि इनके स्टेटमेंट को ओमनी सेल्ला ई सेल्ला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी सेल्ला ई सेल्ला के नाम से भी जानते हैं। और इस थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं, इस थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो देखो एक इसकी बात थी, श्रीडन एंड स्वान की बात थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट किसका था? श्रीडन एंड स्वान का। और ये स्टेटमेंट दिया था ऑल सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड नॉट डिनोवो। मतलब उन्होंने कहा है, डिनोवो का मतलब होता है एबायोटिक या नॉन लिविंग मटेरियल। जैसे अगर हम बात करें एक पेन है और पेन से एक नया पेन बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिनोवो हो जाएगा। तो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, ना कि डिनोवो से। लेकिन अगर हम बात करें इस थ्योरी का, तो वायरस इस थ्योरी में क्या है? एक्सेप्शन है, बिकॉज इसके पास कोई भी सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने दो टॉपिक कवर किए कि व्हाट इज सेल और सेल थ्योरी। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमको प्यार दीजिए। और इसी तरीके से हम लगे रहेंगे, और इसमें हम थ्योरी कवर करेंगे, और थ्योरी के साथ देखो इसको एनालिसिस करके इसमें क्वेश्चन लगाए हुए हैं, और PYQ भी लगाए हुए हैं। PYQ जो डायरेक्टली थ्योरी से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप पढ़िए। उसके बाद कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।